क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ θ1 θ2 एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व इन टू वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल। तो बच्चों वैसे तो इसका बहुत डायग्राम बनता है गंदा सा, अगर आप सिंपली इस क्वेश्चन को देखें, एक प्लेन ये है। अब प्लेन एक पन्ने में प्लेन बनाना अपने में बड़ी बात है, अगर आप बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक प्लेन ये है, मैं इसको सिंपली ऐसे बना रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन हो जाए एग्जाम में, ठीक है। तो कह रहा θ1 एंड θ2 बी अपेरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व इन टू वर्टिकल प्लेन। मैं बना नहीं रहा हूँ एंगल ऑफ डिप, इसका θ1 है बच्चों और इसका θ2 है। तो आपसे पूछ रहा है देन ट्रू एंगल ऑफ डिप, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। अब आप देखिए एंगल ऑफ डिप जो होता है ना बच्चों, एंगल ऑफ डिप इक्वल टू tan θ अगर मैं उसमें लगाता हूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये बात आप समझ मान लीजिए। तो मान लो वर्टिकल v है, हॉरिजॉन्टल h है, तो दो के लिए अगर आप लगाओगे तो tan θ1 जो हो जाएगा पहले केस के लिए वो क्या हो जाएगा v वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का अपना अलग अलग होगा, और tan θ2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा v ओवर h2। अब आपसे कहा है कि ये जो प्लेन है इनका हॉरिजॉन्टल प्लेन h1 और h2 आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके रिजल्टेंट जो हो जाएंगे रूट h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही लगा देते हैं, तो h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h² इक्वल टू h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर। अब आप बच्चों क्या करोगे, यहाँ से h1 की वैल्यू निकालो और रख दो इसमें। तो मेन वाले का जो हमारा मेन है उसका मैंने tan θ ले लिया और इसका v ले लिया, ये v ओवर tan θ1 का स्क्वायर प्लस v ओवर tan θ2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, v से v कट गया, यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot θ1 स्क्वायर प्लस cot θ2 स्क्वायर, ठीक है। इसका डायग्राम बनाना कठिन है लेकिन कंसेप्ट आपको अगर आता है तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है कि टू कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर विद स्पीड 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड। दो कार हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो जो ड्राइवर है फर्स्ट कार का ब्लो अ हॉर्न हैविंग अ फ्रिक्वेंसी इतना, द फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ सेकेंड कार इज। तो बच्चों जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले ड्राइवर ने एक हॉर्न दबाया जिसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो थी 400 हर्ट्ज। अब आपसे कह रहा है कि जो दूसरा बंदा है वो कितने से सुनेगा, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एग्ज़ाम में करके जाइए, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं चाहे नीट की कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिलहाल 20 करते हैं, और जब ये हम एंड करेंगे इस चैप्टर को, ये क्वेश्चन पेपर को, तो मैं आपके लिए एक डॉपलर इफेक्ट पे बहुत डिटेल वीडियो लास्ट में डाल दूंगा, इसके लास्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 जो है बच्चों, क्वेश्चन 20 में आपसे ये मान के चलो कि एक बंदा ए ये है जो ऐसे मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v1 दी है 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा बंदा है जो दूसरी गाड़ी है वो बी है, वो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अपोजिट है एक दूसरे में, आप बदल भी सकते हैं। इसकी जो स्पीड है बच्चों वो है 16.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे कह रहे हैं अगर इसकी फ्रिक्वेंसी, अगर एफ ए की फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्स है तो आपको इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, डॉपलर ये कैसे आई कहाँ से आई ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। एफ एफरेंट जो आप इसको ये हर्ट करेगा वो कितनी होगी, एफ नॉट वी प्लस वी ऑब्जर्वर ओवर वी माइनस वी सोर्स, ठीक है। अब जो पहला वाला है बच्चों, जो हमारा पहला वाला है, ये हम इसको एफ ए को हम क्या लेंगे आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो v है ये v आपकी है स्पीड ऑफ साउंड, एफ नॉट तो आपको दिया है 400, ठीक है। कैसे, ये हमारा जो सेकंड वाला है इसमें लिखा है तो फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ सेकंड कार इज, सेकंड कार की निकालनी है तो एफरेंट ये होगी तो ये 400 हो गई, और ये 340 दिया आपको, प्लस वी ऑब्जर्वर इसकी स्पीड कितनी है जो ऑब्जर्व कर रहा है सेकंड वाला ये, और वी सोर्स की कितनी हो जाएगी 340 में 22, क्योंकि हमें ऑब्जर्व जिसने करना है वो है सेकंड वाला बंदा, ठीक है। तो सेकंड वाले बंदे की स्पीड है ये, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 448 हर्ट्स, ठीक है। तो मेन खेल बच्चों डॉपलर इफेक्ट में इस फॉर्मूले का है, इस फॉर्मूले को लास्ट में मैं और डिटेल में ड्राइव भी करवा दूंगा आपको कि मेन फॉर्मूला क्या होता है। तो वैसे आपको एफ एफरेंट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। तो मैं 10 सेकंड बाद बोलने लग जाऊंगा, आप पॉज करके देख सकते हैं।
21 कह रहा है बच्चों कि टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 3m एंड m रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग। और जनरली हमारे सिलेबस में मासलेस स्प्रिंग ही है बच्चों। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट। तो जैसे ही आपने ये स्प्रिंग यहाँ से काटी बच्चों तो आपका कितना होगा। आप देखिए, पहले हम बिफोर का देखते हैं। क्वेश्चन 21, हम बिफोर कटिंग स्ट्रिप हमने बिना स्ट्रिंग को कटे हुए देखा। तो आप देख सकते हैं जो ए वाला है, जो हमारा ए है, इस पे तो एक इसका वेट लगेगा नीचे को, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इसका वेट नीचे को लगेगा 3 mg। अब देखिए ये भी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इस पर एक टेंशन भी लगेगा जो भी कहाँ को होगा, नीचे को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ में ये है, देखिए ये 3 है, ये 3 है और ये कितना है, m है, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका जो टोटल है, टोटल इस सिस्टम का जो फोर्स लगेगा 4 mg, ये ऊपर को लग जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4 और g का इंटू कर दिया। b की बात अगर मैं करूँ तो b बंदे पर एक टेंशन था जो कहाँ को लगेगा, ऊपर को लगेगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ इसमें वेट है वो mg नीचे को लग गया, ठीक है। FBD जब आप लिखोगे तो सेकंड वाले को देख लीजिए, तो वहाँ से आप FT = mg निकाल सकते हैं। इसको आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपने स्प्रिंग कट कर दी। आफ्टर कटिंग, जैसे ही आपने बच्चों काटी, तो काटने के बाद क्या हो जाएगा, जो ए है आपका, इसमें जो टेंशन था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर को क्या था 4 mg और नीचे को है 3 mg, और जो बी वाला है स्प्रिंग कट गई तो नो टेंशन, तो ये mg हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस फोर्स का आपको नेट निकालना पड़ेगा और मास से डिवाइड करना पड़ेगा। किसके लिए, इसके लिए। तो m किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो 3mg a इक्वल टू, ये मास है आपके ब्लॉक ए का, इक्वल टू रिजल्टेंट निकाल लीजिए इसका, fmg - 3mg, ठीक है। तो a यहाँ से आ जाएगा बच्चों, 3 में से 1 गया 1, mg/m, तो ये हो जाएगा g/3। ये तो पहला हो गया। और सेकंड वाले का निकालेंगे, ये ए का हो गया, सेकंड में लगाएं तो हो जाएगा MB है यहाँ पर AB इक्वल टू mg, ठीक है। तो यहाँ पर AB हो जाएगा बच्चों g, ठीक है, क्योंकि MB m है तो ये MB/m हो जाएगा, तो ये g हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, ये एरो नीचे को है, इसका मतलब है ना इस पर फोर्स लगा है, तो MA कहाँ को है, नीचे की डायरेक्शन में। तो मैंने क्या करा, इन दोनों का एक वेट भी तो लगेगा ना नीचे को, तो इन दोनों की वजह से जो वेट होगा mg वो एप की डायरेक्शन में होगा, तो मैंने वो यहाँ ऊपर डाल दिया ऐड करके, ठीक है। तो ये बिफोर था। अगर आप ये नहीं भी सोचते हैं तो t = mg आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन आपको 4 mg कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कह रहा है, अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री इज मेड glass of refractive index 1.42. This prism is combination with another thin prism of refractive index 1.7, and this combination produce dispersion without deviation, and the refractive index of second prism is, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें एक लाइन लिखी है, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म निकालना है, और लिखा है दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो विदाउट डेविएशन ये जो कंडीशन है बच्चों वो क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसकी कंडीशन होगी कि जो इसमें डेविएशन है वो दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो Δ1 Δ2 के बराबर होगा, और डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल 1 n-1 इक्वल टू सेकेंड प्रिज्म के लिए A2 n2 - 1, ठीक है। जैसे आप इसमें वैल्यू रखेंगे, एंगल पहले का दिया है और 1.42 ग्लास का दिया था -1 इक्वल टू A2 हमें निकालना है, और N2 जो है बच्चों वो कितना दिया था 1.7 - 1। तो इसको आप सॉल्व करो, A2 आ जाएगा 6 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ना ये प्रिज्म है जैसे आपका, तो यहाँ पर जब ये आप रे डाल रहे हैं, इसको जाना तो ऐसे था बच्चों, ये प्रिज्म एंगल है, ठीक है। ये ऐसे चली गई, रेयर से डेंसर जा रही है, यहाँ एयर है और ये ग्लास है आपका। तो अब इसको जाना ऐसे था लेकिन ये ऐसे निकल ली, ठीक है। तो जैसे आपने इसमें नॉर्मल डाला, ये एंगल I1 था और ये एंगल आपका R1 था,
सेम आपने यहाँ पे नॉर्मल डाला इस सरफेस पे, तो ये वाला आपका एंगल ऑफ इमरजेंस था, ये R2 था। तो जो मिनिमम डेविएशन के फॉर्मूले हैं बच्चों, ये आपको याद होने चाहिए। n-1 होता है इसका मिनिमम डेविएशन। अगर मिनिमम नहीं है तो एंगल के टर्म में जो होगा मेन फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है sin a/2। और आपको बताऊं जो एंगल ए है वो उसकी वैल्यू होती है R1 + R2। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रिज्म से। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमसे कहा था कि विदाउट डेविएशन हो रही है, तो मैंने दोनों के इक्वल कर दिए और जो जो वैल्यू थी मैंने रखी और सॉल्व कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। और 23 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एज 1 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। देन, तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ग्रेविटी वाला कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका 23 है, ये आपका एक अर्थ है मान लीजिए, अर्थ की ये रेडियस r है, आप h हाइट ऊपर चले गए। ठीक है, और वहीं ये आपकी अर्थ की रेडियस r थी, आप d यहाँ नीचे आ गए, मतलब जो आप यहाँ पॉइंट पे आए ये अर्थ से d डेप्थ था। ठीक है, d आप नीचे आ गए, तो कितनी हाइट आप ऊपर जाएं और कितनी डेप्थ आप नीचे जाएं कि g बराबर हो जाए, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप अगर 2 गुनी हाइट नीचे आ जाएं तो d वो हो जाए। कैसे आया बच्चों, आप g ड्यू टू हाइट को अगर g ड्यू टू डेप्थ इक्वल करें तो यही बनेगा। तो g ड्यू टू हाइट कितना हो जाएगा, g 1 - 2h/r इक्वल टू g 1 - d/r। ठीक है, g से g कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू 2h है। अब आपसे क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2 होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में कह रखा है आपसे कि एक पोटेंशियोमीटर है जो कि एक्यूरेट है, वर्सटाइल डिवाइस है टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ EMF बिकॉज मेथड इन्वॉल्व। तो आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो एक्यूरेट और वर्सटाइल क्यों है, जबकि हमारे पास करंट मेजर करने के लिए हमें एमीमीटर था, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर था, तो हम पोटेंशियोमीटर को ही क्यों लाए। तो इसमें 4 रीज़न दिए हैं। पहला दिया है बिकॉज मेथड इन्वॉल्व, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और कंडीशन ऑफ नो डिफ्लेक्शन फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस एंड सेल। तो बच्चों देखो, आप जब गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं तो आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि अगर हम एक वायर लें जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, ठीक है, और जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, तो उसमें हम पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं पर यूनिट लेंथ में। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से हम देखते हैं। आप ये बताइए मुझे, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो तब होगा ना जब आप देखेंगे, किससे देखेंगे, गैल्वेनोमीटर से। तो साफ साफ क्या है, और कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आपने अगर लैब में प्रैक्टिकल किया होगा अपनी साइंस की, ज़्यादातर आपने नहीं किया होगा 90%, लेकिन आप देखिएगा डायग्राम में देखना कि जो मीटर ब्रिज है, जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, जो हमारा पोटेंशियोमीटर के 2 एप्लीकेशन हैं, उसमें हम क्या करते हैं, नल पॉइंट मेथड लगाते हैं। नल पॉइंट मेथड क्या है, हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, वो हमें मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो सेकंड वाला था, क्योंकि 0 डिफ्लेक्शन कंडीशन में ये कोई करंट नहीं देता। तो जहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन आया हमने वो चेक कर लिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 25 है, और स्पेरिकल ब्लैक बॉडी विद और रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडिएट 450 वाट पावर एट टेम्परेचर इतना, इफ रेडियस वेयर हाफ द टेम्परेचर डबल द पावर रेडिएट इन वाट। तो बच्चों जो ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला है, जो आपका ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला है, उस केस में आप देखेंगे 24 क्वेश्चन है, अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो 24 में जो ब्लैक बॉडी की पावर होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, 4th पावर के प्रोपोर्शन होती है,
और वही ब्लैक बॉडी की पावर रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो आप इसको कंबाइन करें तो ये r²T4 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी से ये पावर वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो दो कंडीशन में अगर आप लगाएं P1/P2 इक्वल टू R1 की पावर 2/R2 की पावर 2 T1 की पावर 4/T2 की पावर 4। अब इनिशियल कंडीशन में आपसे कहा गया है, इसमें जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपसे कहा है रेडियस पहले 12 थी, पावर 450 थी। तो R1 जो था पहले केस के लिए 12 था, पावर कितनी थी 450, और टेम्परेचर देखेंगे वो था 500 केल्विन। ठीक है, जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे रेडियस 12 सेंटीमीटर थी, पावर इतना वॉट था और टेम्परेचर 500 केल्विन था। क्लियरली लिखा है, देखो ये और ये कह रहा है इफ़ रेडियस वेयर हाफ, मतलब 12 का आधा कितना होगा बच्चों 6। अगर रेडियस R1 की जगह R2 जो हमने कर दी वो 6 सेंटीमीटर कर दी, और आगे क्या कह रहा एंड टेम्परेचर डबल, तो टेम्परेचर हमने डबल कर दिया, T2 कितना कर दिया 1000 कर दिया। ठीक है, 1000 कर दिया, तो पावर कितनी होगी पूछ रहा है बच्चों। तो पावर आप निकाल लीजिए। देखिए आप वैल्यू मत रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप कैसे करेंगे देखिए, जब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, कह रहा है कि रेडियस अगर डबल कर दी, ठीक है, तो P1/P2 इक्वल टू पहले थी R1 का स्क्वायर, डबल कर दोगे तो क्या होगा 2R1 का स्क्वायर, 2R1 का स्क्वायर हो जाएगा 4R1 स्क्वायर, इनटू पहले का टेम्परेचर कितना था बच्चों T1 था, डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2T, और 2T की पावर 4 जो होगी वो होगी 2 की पावर 4 16 की T1 की पावर 4। तो R1 से R1 कट गया, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो R1 से R1 कट गया, T1 से T1 कट गया, तो ये हो जाएगा 1/64। ठीक है, और P1 की वैल्यू आपको दी है पहले केस में 450/P2। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये आ जाएगी 1800 वॉट। तो बच्चों ये क्वेश्चन कठिन नहीं था, अगर ये मैं नहीं भी कराता आप कर लेते। आपको जानना क्या था ये, और जब आप कर रहे हैं जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एक छोटी सी बुक बनाइए, उसमें आप हर चैप्टर का एक कंसेप्ट मैप बनाइए, जो आपको ऐसे पॉइंट लगते हैं कि जो एग्ज़ाम के पहले दिन आप देख के जाएं। ठीक है, पूरी ब्लैक बॉडी देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 26 में जाने से पहले बच्चों मैं चाह रहा हूँ आपको एक बार ग्रेविटी को थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। ठीक है, कि कहाँ पर कैसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 आपसे क्या कह रहा है आप पढ़ सकते हैं। फिगर शो अ सर्किट दैट कंटेन 3 आइडेंटिकल रजिस्टर with resistance 9 ohm each, two identical inductor with inductance 2 microhenry, and an ideal battery with EMF 18 volt. The current I through the battery just after the switch close. तो बच्चों ये just after the switch close का मतलब ये है कि इनिशियल मतलब टाइम जब जीरो होगा। ठीक है, तो जब टाइम जीरो होगा बच्चों, तो हमारा जो इंडक्टर है, कैपेसिटर और इंडक्टर का काम है एनर्जी स्टोर करना। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, तो इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो अगर आपकी इनिशियली कोई बात होगी तो कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे, तो सॉरी इंडक्टर का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये वाला आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो फाइनल सर्किट होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा देखते हैं। वो सर्किट हो जाएगा हमारा, बैटरी रहेगी हमारी, क्वेश्चन 26 था, बैटरी तो हमारी ये रहेगी। ठीक है, सेल है, सॉरी बैटरी है, अब सेल का कॉम्बिनेशन ही बैटरी है। अब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो आप इसको ओपन कर दीजिए। ये आपका रजिस्टर आर है, एक रजिस्टर आपका ये है और एक रजिस्टर आपका ये रहा। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, ये अगेन ओपन हो गया क्योंकि इंडक्टर का कोई रोल नहीं है और कैपेसिटर तो अपना एनर्जी स्टोर का काम कर रहा है। तो हमारा जो फाइनल सर्किट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से एज्यूम करें इसमें कोई करंट नहीं बहेगी। ठीक है, ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं होती, इसमें कुछ करंट होगी, आई मान लेते हैं, और ये ई है। तो डायरेक्टली इसमें आप निकाल सकते हैं आई कितनी हो जाएगी
टोटल EMF ओवर रेजिस्टेंस। तो EMF दिया है 18/9, तो इसका मतलब हो गया 2 एम्पियर। अब देखिए 2 जो एम्पियर करंट है वो हमारी ये वाली है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी कुछ करंट बहेगी, मान लो I यहाँ है तो I यहाँ भी होगी, ठीक है। पैरेलल में हमारी ये हमारा ये 2 जो सर्किट हैं, इसमें भी I है, इसमें भी I हो जाएगी। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, बैटरी से टोटल करंट कितने रजिस्टर को दिया जा रही है, 2 रजिस्टर को दिया जा रहा है, तो करंट का डबल हो जाएगा। दैट मीन्स 4 एम्पियर करंट हमारी बहेगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये आपसे, लेकिन आपसे पूछा गया था यहाँ पे जो आंसर था, जिस साल ये नीट का आपका पेपर आया था उस साल ये इस क्वेश्चन में बोनस नंबर दिया था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज और द करंट, अब कौन सी करंट, आप ये वाली करंट या ये वाली करंट। तो 4 वालों का भी सही माना गया और 2 वालों को भी सही माना गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना कैपेसिटर को भी मेंशन नहीं करा गया है, ठीक है। अगर कैपेसिटर को हम मेंशन नहीं करते हैं तब तो ये आंसर हो, अगर उसको मेंशन करते हैं तो फिर आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोनस था, लेकिन आपको आना चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो है 27 क्वेश्चन। और 27 आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। 27 क्वेश्चन जो है आपका, आप देख सकते हैं, और रेडियोएक्टिव सैंपल A हैज़ डीके कांस्टेंट B 8 लैम्डा एंड मटेरियल B हैज़ डीके कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा है आप देखें, अगर आपसे कहा है कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है A और B जो है, A का जो डीके कांस्टेंट है बच्चों, A का जो सैंपल A का जो डीके कांस्टेंट है, मैं उसको लैम्डा A से लिख देता हूँ, वो दिया है 8 लैम्डा। और जो B सब्सटेंस है उसका जो डीके कांस्टेंट है, इससे क्वेश्चन डन है आपका नीट में। अगर आप कहोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो यहाँ एक क्वेश्चन डन है आपका, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इनिशियली दोनों के पास, जो इनिशियली न्यूक्लियाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो N0 से करते हैं, तो दोनों में सेम थे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B टू A, रेशियो निकालना है, विल बी। अच्छा, जो नंबर ऑफ B के हैं वो A के रिस्पेक्ट में 1/E हो जाते हैं, तो कितने टाइम में हो जाते हैं, आफ्टर व्हाट टाइम आपसे पूछा है। तो बच्चों सिंपल सा बात है, आपसे पूछा है कि जो NB/NA है ये कितने टाइम में 1/E हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, N = N0 E की पावर माइनस लैम्डा टी, ये आपको आता होगा। तो NB को अगर आप सॉल्व करें तो NB = क्या हो जाएगा, NA/E, और NA के टर्म में इसको ओपन कर देते हैं, N0 E की पावर लैम्डा टी ओवर E, और ये NB हो गया, ठीक है। NB को भी ओपन कर लेते हैं, N0, क्योंकि दोनों में सेम था, लैम्डा टी। अब इसका ये बच्चों, ये आपका B वाला है, इसका A वाला है, इक्वल टू N0 E की पावर माइनस लैम्डा A T ओवर E। तो N0 से आपके N0 कैंसिल हो गए। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस पूरे को आप इसमें लॉग ले लीजिए, तो लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा B इंटू टी, और लॉग ही क्या होता है 1, तो वैसे यहाँ भी लेंगे तो माइनस लैम्डा A टी, और अपॉन में लॉग ऊपर आ जाता है, तो लॉग ही होता है आपका 1, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा B की वैल्यू कितनी है, 8 लैम्डा टी, वो भी नेगेटिव में, और ये इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और लैम्डा A की वैल्यू है लैम्डा टी इक्वल टू -1। तो बच्चों जो फाइनल आंसर हो जाएगा टी का, वो हो जाएगा 1/7 लैम्डा, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसी में, तो हम क्या यूज़ करते, सेम फॉर्मूला N/N0। अगर आपसे आता कि कितने टाइम बाद कितने न्यूक्लियाई हमारे बचेंगे, N है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और ये T है टाइम, और T हाफ है आपका हाफ लाइफ। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि कितने टाइम बाद न्यूक्लियस हमारा इतना बचेगा, या कितने हाफ लाइफ बाद, तो आप वहाँ पर ये लगाएंगे। यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्या पूछा था, T, तो हम इससे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर
27। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 28 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपसे कह रहा है कि द डायग्राम शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसमें क्लियरली आपको इक्विपोटेंशियल, अच्छा इक्विपोटेंशियल के बारे में आप जानते होंगे। इक्विपोटेंशियल एक ऐसा सरफेस है बच्चों जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है एवरीवेयर, और इक्विपोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा 90 होती है। ये बात आप याद रखना। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये दिखाए गए हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करा है ए से बी, हर केस में ए से बी बना है। तो आपसे कहा है कि चारों केस में वर्क डन सेम होगा। चारों केस में पहले केस में वर्क डन मिनिमम होगा, किसी में मैक्सिमम होगा, ऐसे ऑप्शन दिए। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल से करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो ए है। क्यों है अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर आपसे कभी एग्जाम में आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका एक ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल सेम हो एवरीवेयर। तो क्वेश्चन 29 में अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताऊँ, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका क्या है, एक ऐसा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर आप डिस्कस करें, ऐसा सरफेस जहाँ एवरीवेयर वी जो होगा आपका सेम होगा, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर ये कोई सरफेस है, यहाँ पर भी वी सेम है, यहाँ पर भी वी सेम है, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0, और वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डेल्टा, वर्क डन होता है, नहीं गलत लिख दिया मैंने, पोटेंशियल होता है वर्क डन ओवर चार्ज, ठीक है। तो अगर दो सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि हम दो का लेंगे ना, अगर V1 V2 लेंगे तो इनके बीच में दोनों में सेम होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो चार्ज तो 0 हो नहीं सकता। तो यहाँ से क्या कंक्लूड निकालते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में आप अगर दो चार्जों को मूव कराएंगे तो वर्क डन हमेशा 0 होगा बच्चों, ठीक है, चाहे कैसा भी सरफेस हो, होना इक्विपोटेंशियल चाहिए। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी, तीसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों, वो एक पोटेंशियल से 90 बनाएगी। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आपसे पॉजिटिव चार्ज का पूछेगा तो उसका कंसंट्रिक रिंग होता है। क्या होता है, कंसंट्रिक रिंग, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। आप 2 मिनट पढ़ सकते हैं और जवाब सोचें। 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन अ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप। तो आपसे पूछा है, द टू विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट अ सेम डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो बच्चों सिंपल सा है, अगर दो एस्ट्रोनॉट का कॉन्टैक्ट हट जाता है तो वो जो बंदे हैं वो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करेंगे, तो एक दूसरे के चारों तरफ, एक दूसरे के टुवर्ड्स ईच अदर मूव करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन सही था। 29 क्वेश्चन हो गया है। 30 क्वेश्चन में चलें। आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, वाई कोऑर्डिनेट दिया है, आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। आप देखिए, जब भी आपको एक्स और वाई दिया रहता है, अगर आपको एक्स दिया रहता तब तो आप इजीली निकाल सकते थे डिफरेंशिएट करके 2 बार। अब आपको जब 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स और वाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का एक बनाना पड़ेगा। और आपसे पूछा क्या है, एक्सेलरेशन। तो पहले आप इंडिविजुअली एक्स का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फिर वाई का निकाल लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे, देखिए, आपको एक्स दिया था, एक्स दिया है आपको, एक्स इक्वल टू 5t माइनस 2t²। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि हमको पता है डिस्प्लेसमेंट का अगर हम वो करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो वेलोसिटी आ जाती है। तो हो जाएगा 5 माइनस 10t। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगर हम वेलोसिटी को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 10। यहाँ तक क्लियर होगा, गलत क्यों हो रहा, सॉरी, ये 4 होगा, 2 2 जा 4 होता है, 10 कहाँ से होता है, तो ये 4 हो गया। अगर y है तो y इक्वल टू 10t है, तो वी वाई कितना हो जाएगा बच्चों, वी वाई हो जाएगा 10, और ए वाई कितना हो जाएगा 0। ये आप समझ गए होंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या कहा है, एक्सेलरेशन बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड में।
तो आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिखेंगे एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस को ऐसे ऐड करोगे हमेशा। अगर आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी होती तो आप कैसे निकालते, वी एक्स एक्सिस और वी वाई एक्सिस, ठीक है, जो भी आपका वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आप देखिए ए एक्स कितना है बच्चों, ए एक्स आपका -4, तो -4 आई, और ए वाई है आपका 0। अब ये -4 जो है वो क्या है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चाहे आपसे वो 2 सेकेंड में पूछे, चाहे 10 सेकेंड में पूछे, चाहे 1000 सेकेंड में पूछे, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट और टाइम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी पूछी होती 2 सेकेंड में, तो वेलोसिटी में आप क्या करते, 5 - 4t + 10, और यहाँ पर आंसर बच्चों बदल जाता, ये आई था, ये जे था, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ 2 सेकेंड में पूछा जाता है तो आप 2 रखते इसमें, तो कितना आ जाता, 5 - 8, 2 रख दिया टी की जगह, आई + 10 जे, तो हो जाएगा -3i + 10 जे। अब आपसे अगर रिजल्टेंट पूछे तो रिजल्टेंट मतलब मॉड निकाल देते हैं। अगर आपसे रिजल्टेंट पूछे तो वेक्टर में रिजल्टेंट क्या होता है, मॉड निकाल दो। वैसे भी आपको पता होगा कि एक्स और एक्स वाई एक्सिस में जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो मॉड ही निकालना पड़ेगा। तो 9 + 100 तो हो जाएगा 109। वैसे हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया, मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, क्या पता ये आ जाए। कभी कभी बच्चों ऐसा आ सकता है कि वह टाइम बताओ जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, उसमें फिर टाइम दिया रहेगा, जैसे वेलोसिटी है ना आपकी, इसमें आपसे आ जाएगा कि वह वेलोसिटी बताओ जहाँ पर एक्स एक्सिस 0 हो जाए, तो आप एक्स एक्सिस को 0 कर दो। अगर वाई एक्सिस का आ जाए तो फिर वाई में टाइम होगा तो उसको 0 कर दो, तो वहाँ से आप टाइम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल उठा रखा है उन्होंने वहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू मास एम एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू स्मॉल पैग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। If a particle move in a circle with speed v, the net force on a particle directed towards center will be, तो आपसे नेट फोर्स निकालना है। अब आप एक बात बताओ, जो नेट फोर्स होता है किसी भी सर्कुलर मोशन में, नेट फोर्स किस में होता है, सर्कुलर मोशन में, वो क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका कोई ऐसे मोशन कर रहा है किसी उसमें, तो जो नेट फोर्स है वो अंदर को लगेगा, और इस जो वायर है उसका टेंशन कहाँ को लगेगा, बाहर को लगेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो टी हो जाएगा। समझ रहे होंगे ना आप कैसे कह रहा हूँ मैं ऐसा कह रहा हूँ आपसे, मैं ऐसे कह रहा हूँ आपसे बच्चों कि जैसे ये है ना, आप समझो ये कोई ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, तो इसमें सेंटीमीटर कहाँ को लगेगा, अंदर को लगेगा, mv²/r। लेकिन आप इसमें टेंशन देखेंगे, फिर वो इसको बैलेंस कौन करेगा, टेंशन करेगा, समझिए ना, तो फिर वो टेंशन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, और 32 कह रहा है आपसे, और पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है बच्चों जो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है विद एम्पलीट्यूड 3, और जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, 3 है। वट द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजिशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, देन टाइम पीरियड क्या होगा। तो आपसे फिर टाइम पीरियड पूछा है, तो जो डेटा दिया है पहले हम उसको रिलेट करते हैं, उसके बाद हमारा ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा लिखते हैं। तो बच्चों जो इसमें हमें दिया है वो क्या क्या दिया है, देखिए आपको एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड क्वेश्चन नंबर 32 है, एम्पलीट्यूड ए से लिख देता हूँ मैं, वो दिया है 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इतने जब इतने डिस्टेंस पे होगा 2 सेंटीमीटर पे, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के मॉड ले लेते हैं, बराबर होगी। तो वेलोसिटी कितनी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, a² ओमेगा √a²x²। एक्सेलरेशन माइनस में होता है तो मैंने मॉड ले लिया, प्लस हो गया, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया बच्चों। अब देखिए ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा √a² - x²/x, ठीक है, ये ओमेगा हो गया। अब आपको करना क्या है, सारी वैल्यू दे रखी है आपको इस क्वेश्चन में ए दिया है, एक्स दिया है, तो आप ए रखो 3 तो 9 हो गया, एक्स हो गया 2 तो 4 हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, √5 और नीचे हो जाएगा 2। तो टाइम पीरियड पूछा है आपसे, तो t =
2 पाई ओवर ओमेगा। तो जैसे आप इसमें ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो रूट नीचे पहुंच जाएंगे √5 और ऊपर पहुंच जाएंगे 2। ठीक है, तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया जो कि कितना आ रहा है 4 पाई ओवर √5। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, two Polaroid P1 and P2 are placed with axis perpendicular to each other. अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इज ये। देखो बच्चों, पोलरॉइड को करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपका कोई पोलरॉइड है, एक पोलरॉइड मान लो ये है, ठीक है, और इसमें एक अनपोलराइज्ड लाइट आई, तो जब ये आई यहाँ से निकलेगी बाहर तो ये आधी हो जाती है। ठीक है, ये बात पहले आपको याद आनी चाहिए। अब जो इसमें लिखा है ना बच्चों, टू पोलरॉइड P1 P2 आर प्लेस परपेंडिकुलर, अगर एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजेंटल होगा तो फिर जीरो लाइट ट्रांसमिट होगी। क्यों? आपने यहाँ मेलस लॉ पढ़ा होगा कि जब भी कोई पोलरॉइड ऐसे एंगल से आप रख दोगे, इसमें किसी एक्सिस में एंगल से रख देंगे, तो जो अगर ये आई है तो जो फाइनल जाएगी वो जाएगी I1 इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा पे डिपेंड करता है। तो आपसे कहे क्या रहा है बच्चों इसमें कि जो P1 और P2 परपेंडिकुलर रखे हैं, अनपोलराइज्ड लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1। तो हमारा ये P1 था, ठीक है, ये एक P1 पोलरॉइड था। यहाँ से हमारा एक I0 लाइट गई, तो आपको पता ही होना चाहिए I0 जब जाएगी तो यहाँ कितनी बन जाएगी I0/2। आगे क्या करा, और थर्ड पोलरॉइड P3 इज केप्ट बिटवीन P1 एंड P2 सच दैट। अच्छा, दूसरा जो पोलरॉइड था बच्चों वो हमारा परपेंडिकुलर एंगल का है, तो ये मेरा P2 है, और इसके बीच में एक तीसरा रख दिया है जो मेक एंगल 45, तो इसके बीच में एक ऐसे करके रख दिया है। ठीक है, डायग्राम बनाना मेरे को इतना अच्छा आ नहीं रहा है इसका, तो ये P3 रख दिया है और इसके जो एक्सिस से एंगल है वो 45 है, ये आपसे कह रहा है। तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी थ्रू P2। अब देखो, पहला तो इससे कितनी होगी I0/2, अगली बार बच्चों इससे कितनी होगी, देखो इससे जो निकलेगी, मान लो ये I1 है तो I1 हो जाएगी I0/2। ठीक है, I1 कितनी हो जाएगी I0/2, ये अगर I है, ये I0 है, तो I0 कॉस स्क्वायर थीटा थी, कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस स्क्वायर 45 मतलब कॉस 45 1/2, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, तो I0/4 हो जाएगा I1। अब ये वाला जो है, ये जब तीसरे से जाएगी इस वाले से, तो इससे भी 45 का एंगल बनाएगी, तो जो फाइनल I2 होगी इससे जो निकलेगी वो हो जाएगी आपकी I0/4। अब इनिशियल ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर 45, तो आंसर हो जाएगा I0/8। ठीक है, तो ये पोलरॉइड का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, आप इसको जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि इन एन EM वेव फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट। तो आपको ERMS दिया है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 35, और 35 में आपको दिया है ERMS जो है बच्चों वो कितना है, वह है आपका 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट पर मीटर। और आपसे पूछा है कि पीक वैल्यू निकालिए मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपसे पीक वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो EM वेव में आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि फ्री स्पेस में क्या होता है E0/B0, तो B0 की वैल्यू क्या हो जाएगी E0/C। अब हमें E0 तो पता नहीं है, लेकिन आप याद करो AC में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ERMS इक्वल टू क्या होता है E0/√2, ये तो होता है। तो यहाँ से E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E0 बराबर हो जाएगी ERMS इंटू √2। इस E0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे तो B0 इक्वल टू हो जाएगा ERMS इंटू √2/C। इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, √2, और C की वैल्यू है बच्चों 3 × 10⁸। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√2 10⁻⁻8। ये आपका B0 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन मैच कर नहीं रहे हैं, तो √2 की वैल्यू रखेंगे, √2 की वैल्यू 1.41 के आसपास, तो 2√2 में इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है अ रोप इज वाउंड अराउंड अ hollow सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40। मास दिया, रेडियस दिया। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इफ रोप इज पुल्ड ऑफ फोर्स 30 न्यूटन। तो ये मान के चले आप कि एक सिलेंडर है आपका, ऐसे कुछ सिलेंडर होगा। अब इसमें मास इसका दिया है आपको, रेडियस आपको दी है। कह रहे हैं कि इसके रोप लगा रखी है, तो मान लो ऐसे लगा रखी है, सिर्फ 30 न्यूटन से वो कर दिया, मतलब सिलेंडर इस ऐसे है उस साइड को। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है, एक होता है आई अल्फ़ा और एक टॉर्क इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ। तो मैक्सिमम मान के चलते हैं इसको, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फ़ा। तो आर एफ इक्वल टू आई अल्फ़ा जब होगा तो सिलेंडर का जो आर होता है, आई होता है बच्चों, वो होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आर एफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फोर्स हमको दिया था इसलिए दिमाग में आपका आना चाहिए कि ये लगेगा, लेकिन हमें अल्फ़ा निकालना है तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो दोनों की अगर आप वैल्यू रखोगे तो आर से, अच्छा ये दोनों आर एक जैसे बनाएं आप, ये भी, ये वाला आर भी और वो वाला आर भी, क्योंकि रेडियस इनकी सेम है। ये आर एक ही बनाएंगे आप, ये वाला। तो एक आर से एक आर कट गया, तो एफ ओवर एम आर हो जाएगा। एफ की वैल्यू है आपकी 30, मास की वैल्यू कितनी है 3, और रेडियस को सेंटीमीटर में मीटर में बदल लो तो 0 0 कट कैंसिल होके ही आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। और ये बच्चों जो 37 क्वेश्चन है, लोग कहते हैं नीट और जेई में डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो बच्चों अगर जेई मेन में आप देखो तो मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता जेई और इसमें। एडवांस में मैं मानता हूँ कि एडवांस में 2-3 कंसेप्ट मिक्स होते हैं। ठीक है, तो 37 आपको क्वेश्चन अभी अगर आपको लग रहा है तो जेई 2021 या 2020 का पेपर देखिएगा आप, उसमें सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क विद एंगुलर वेलोसिटी ω1 ω2, they are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation, the expression of loss of energy during this process। तो बच्चों इसमें करना क्या है, आपको देखना है इनिशियली वो मूव कर रही थी ना, इनिशियली जब वो मूव कर रही थी, क्वेश्चन नंबर ये आपका 37 है, तो जो उनका एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, क्योंकि यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। तो पहले डिस्क का और दूसरे डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बाद में जब वो करेंगी एक ही वेलोसिटी से मोशन करेंगी, क्योंकि उसमें कहा है कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग दियर सेंटर परपेंडिकुलर ओमेगा दे ब्रॉट इनटू कांटेक्ट। जब वो कांटेक्ट में आ जाएंगी तो दोनों डिस्क एक हो जाएंगी, तो दोनों के ओमेगा जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से जो ओमेगा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1 ω1 प्लस I2 ω2 ओवर 2 क्या हो जाएगा 2I। लेकिन क्वेश्चन में आपसे, सॉरी मुझे पता नहीं दिख नहीं रहा था, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों का पहले, ये बाद में जब वो कांटेक्ट में आ गए तब, तो हमने देखा दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, यहाँ से ही निकाल दिया। ठीक है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो I1 I2 बराबर हो जाएंगे, तो ω1 ω2 किसके बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर। ये आपका वो हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि कितनी लॉस ऑफ एनर्जी होगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो पहले वाले की प्लस दूसरे वाले की, कब, जब वो कांटेक्ट में नहीं थे। उसके बाद ये इनिशियल है, जब आप फाइनल निकालेंगे तो फाइनल में वो दोनों जो हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी एक ही हो जाएगी, तब कितना होगा। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो जैसे आप डिफरेंस निकालेंगे तो हाफ, ठीक है। अब इसमें लॉस हो रहा है तो आप पहले इनिशियल लेंगे,
ठीक है, मतलब लॉस कब होगा, जब फाइनल की कम होगी, फिर आप फाइनल लेंगे माइनस इस 2 से 2 अभी बाद में कैंसिल कर लेना, 2i⍵²। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 ω1 माइनस ω2 का स्क्वायर। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में आप रोटेशन में जाइए, वहाँ एक क्वेश्चन है उसको करिए, ठीक है, आपकी दिमाग अच्छे से चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज 3250 इंटू ये, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना फ्रॉम इतना बाय यूवी इतना। तो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला उसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक में कई बार बता चुका हूँ आपको डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वो किस में हो गया, ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाई, Sc/λ और Sc/λ0, ये थ्रेशोल्ड है। आपसे वेलोसिटी पूछा है। अब आप देखिए यहाँ पे आपसे साफ साफ लिखा है, ये जो थ्रेशोल्ड है ये λ0 दिया है, तो λ0 की वैल्यू क्या है, 3250 10⁻⁻10 एंड द वेलोसिटी अब ये निकालनी है, ये हमें निकालना है। एंड यूबी वेवलेंथ, यूबी की जो वेवलेंथ है बच्चों वो भी दे रखी है 2536 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब निकला क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बचपन में ही बता दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन 2 थे, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं बच्चों वो 2 आ रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ, तो दोनों को उस बार सही माना गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है, और 250 टन रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ इतना विड्थ इतना कैरी करंट इतना सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है, लेंथ ब्रेथ दी है, आपसे कह रहा है वर्क डन बाय रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 अगेंस्ट द टॉर्क। तो बच्चों टॉर्क का जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सबसे आसान होते हैं आपके। तो 39 जो क्वेश्चन है आपका उसमें टॉर्क से रिलेटेड हमें कंसेप्ट लग रहा है, तो आपको रोटेट करना है। तो इनिशियली वो कहाँ पे होगा, 0 पे होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क होता है वो क्या होता है, mb cos θ1 से cos θ2 तक, और इनिशियल कहाँ पर रहता है, ये बात आप याद रखना, 0 पे रहता है। यहाँ से वो बताएगा आपको कि इधर को घुमाना है या इधर को घुमाना है, ठीक है। तो मास mb तो हमने mb रखा, तो cos कहाँ से घुमाया, 0 से, और ये जो है आपका cos 180, और cos 180 आपको बताइए -1 होता है, तो mb इक्वल टू ये cos 0 1 होता है, तो इसको ऐड करेंगे तो 2mb हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब m जो है यहाँ पे, m क्या होता है, m होता है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है NIA, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न दिए हैं तो आप NIA लगाइए, अदरवाइज IA लगा सकते हैं। और B तो आपको यहाँ पे स्टिल दिया है, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, n जो है आपके वो है 250, I जो आपको इस क्वेश्चन में I दे रखी है वो दे रखी है 85 10⁻⁻6, और इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्न 250 हो गया, ये हो गया, और एरिया निकालोगे, और रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में एरिया आपको पता ही होगा 2.1 इंटू 1.25 और 10⁻⁻4, क्यों -2 यहाँ मीटर में बदलेंगे तो -2 -4। अच्छा NIA तो हो गया इंटू B, और B दिया है आपको 85, T लिखा है तो T टेस्ला है, इसको आप सॉल्व करिए, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 9.1 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। ये मैंने ऑफिशियल की से देख लिया है, आप चेक करना कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। तो बच्चों जब भी ये रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/λ इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2² या फाइनल स्क्वायर जहाँ भी जा रहा है, ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। कई बार ना आपसे लिथियम की पूछ देता है तो वहाँ पे फिर जेड आपको 3 रखना पड़ेगा, आपको किसी और की पूछ देगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन।
अब जो हमारी सीरीज़ है, हमारी जो सीरीज़ है वो है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंट। तो ये जो सीरीज़ है बच्चों 1 2 3 4 5 सीरीज़ जो है मैं इनके लिए जो N1 होता है, जो इनिशियल होता है, इसके लिए 1 2 3 4 5, और जो N2 होता है बच्चों, N2 वो क्या होता है, एक ज़्यादा, एक से ज़्यादा 2, इसका 3 4 5 6, ठीक है, N2। अब ये आगे को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपसे वो बताएगा एग्ज़ाम में। जैसे इसमें इसने क्या बताया है, फर्स्ट और लास्ट लाइन पूछा है। अगर आपसे लास्ट लाइन कहते हैं, लास्ट लाइन कह दिया या सीरीज लिमिट कह दी, ठीक है, तो आपको N2 हमेशा इन्फिनिटी रखना है सबके लिए। सीरीज लिमिट के लिए फाइनल जो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर आपसे मैक्सिमम पूछ दिया या फर्स्ट लाइन पूछ दी, मैक्सिमम पूछ दी या फर्स्ट लाइन पूछ दी, तो आपको एक बढ़ा देना है इनिशियल में, 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, ठीक है। तो जो लाइमन होगी उसमें N1 होता है, तो उसके लिए एक बढ़ा दोगे तो N2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखें, अगर पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए आप देखें, हाइड्रोजन सीरीज़ के लिए Z1 हो जाएगा और लाइमन के लिए 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/λ, इसको मैं लाइमन का 1 कर देता हूँ, इक्वल टू R, Z1 हो गया बच्चों, ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ठीक है, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो 1/λ1 इक्वल टू हो जाएगा R/4। तो Z1 होता है हाइड्रोजन के लिए, इसलिए वो 1 हो गया, तो इसके लिए जो λ1 हो गया वो 4/R हो गया, ठीक है। अब बात आई लाइमन हो गया, बाल्मर की, अच्छा 2 रख दिया ना हमने, ये बाल्मर की आ गई, सॉरी ये बाल्मर की आ गई। अब हम लाइमन की निकाल लेते हैं। तो लाइमन की N ये 2 से इन्फिनिटी होगा, ये 1 से इन्फिनिटी जब देखें लाइमन की, ठीक है, मैंने कहा आपसे लाइमन, लेकिन निकाल किसका दिया था, बाल्मर का, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो जब मैं लाइमन की निकालूंगा तो 1 रखूँगा, तो 1/λ, इसको 2 कर लेता हूँ R, तो ये 1/1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा, तो ये λ2 जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 1/R, ठीक है। जो लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, 1/R। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो ये पूछा है कि इनका रेशियो निकालो। तो जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे आप, लाइमन टू बाल्मर टू लाइमन निकालना है। ये बात आप ध्यान रखना, बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं कि पहले क्या है, पहले क्या है, बाल्मर है, तो बाल्मर का पहले होगा तो क्या आएगा आंसर, 4, ठीक है। अगर लाइमन पहले होता तो क्या आता आंसर, 1/4। समझ रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आता सबको है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप खुद ही सही कर सकते हैं। तो λ1/λ2 पूछा है तो 4 हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारी सीरीज़ थी। अगर मैं इसमें कुछ और बताऊं, ये हमारी यूवी रीजन में मिलती है, ये विजिबल में मिलती है, और 3 लास्ट वाले IR इंफ्रारेड में मिलते हैं, ये तीनों, ठीक है। अगर कभी पूछ दिया जाए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे, तो N(n-1/2), ठीक है। अगर आपको इन्हीं में अगर सीरीज़ लिमिट निकालनी है, सीरीज़ लिमिट अगर आपको निकालनी है, तो आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, N²/R, वो भी N1/R, इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है, और कार्नोट इंजन of 1/10 as heat engine is used as a रेफ्रिजरेटर। तो कार्नोट इंजन का इन्होंने यूज़ कर दिया रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में। आपसे पूछ रहा है कि इफ़ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, द वर्क डन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वर एट टेम्परेचर लोअर इज इतना। तो बच्चों अब इसमें क्या है, जब हम कार्नोट इंजन को रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा बीटा हो जाएगा वो क्या होता है रेफ्रिजरेटर के लिए, ये। अब आपको यहाँ पे इसको कार्नोट फॉर्म में चेंज कर देना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, आपको ये दे रखा है वर्क 9 है, ठीक है, और इफ़िशियंसी कितनी है 0.1, क्योंकि 10 दिया था। तो हीट यहाँ से आप निकालोगे तो 9 × 10 90 जूल आ जाएगी। तो जब भी आपको कार्नोट इंजन का यूज रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में किया है,
इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं 1/10 इफिशियंसी दी है और इसको यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में। तो वर्क डन दिया है सिस्टम का, देखो ये दिया था हमको, इफिशियंसी दी थी तो हम हीट ही तो निकालेंगे। तो आपसे पूछा गया था अमाउंट ऑफ हीट, तो हो सकता है आपसे कुछ और पूछ दिया जाए इसमें, जैसे कि हीट रिलीज पूछ दिया जाए या टेम्परेचर लोअर हायर पूछ दिया है, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और गैस मिक्सचर कंसिस्ट 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन 4 मोल ऑफ आर्गन एट इतना। तो आपसे पूछा है नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन मोड। अच्छा, तो टोटल इंटरनल एनर्जी, तो बच्चों इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी वो क्या होती है, आप सबको पता ही होगा। इंटरनल एनर्जी होती है हमारी U इक्वल टू F/2 nRT, n नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपसे कहा गया है 2 मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, और 4 मोल जो हैं वो आर्गन के हैं, ठीक है। तो इसमें आप जब लगाओगे तो जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, उस वो है डायटोमिक गैस, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। जो आर्गन है ये मोनोएटोमिक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3, ठीक है। n इसमें नंबर ऑफ मोल है, तो इसके लिए n 2 है, इसके लिए n 4 है। तो जब 2 है तो दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए, तो U टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, F है 5/2 और n की वैल्यू कितनी है 2RT, प्लस F है 3/2, n की वैल्यू 4RT। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा आपका RT, ठीक है। कभी भी हो ना ये गलतियां मत करना, इसको इससे कैंसिल करना, इसको इससे कैंसिल करना, ऐसे मत करना। सॉल्व कर लो, कॉमन ले लो, ठीक है। आप अगर कभी कट करोगे फिर वो दिक्कत करेगा, आपको फ्रैक्शन बना देगा, फिर वहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे तो सही बन रहा है, ये कट दोगे तो 5 आ जाएगा, इसको कटोगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये 11 होगा, सॉरी 11 आ जाएगा। तो ये 11 RT हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था बच्चों वो था थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अरेंजमेंट दिया है 3 पैरेलल वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट I along the same direction, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर। तो ये आपको निकालना है। तो आप देखिए मिडिल वायर पे निकालना है, 3 पैरेलल वायर हैं, जो आपकी 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, ये ऐसे रखा है, मतलब एक है एक है एक इसके परपेंडिकुलर ये है। तो इस वायर पे निकालना है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, μ0I1I2/2πr। तो ये भी उतना ही लगाएगा, μ0I1I2/2πr, ये भी उतना ही लगाएगा। जब दोनों का आप रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का तो सेम ही होगा, तो एफ ए भी लगाएगा एफ ए भी लगाएगा। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर परपेंडिकुलर है ना, तो कितना आ जाएगा, दोनों का मॉड निकालेंगे तो एफ स्क्वायर √2f। तो आंसर में आपका √2 होगा, ठीक है। अब देखो √2 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दो में से एक होगा। चलो निकालते हैं। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एफ नेट जो होगा √2f होगा, और एफ की वैल्यू जब दो वायर होते हैं तो उसकी जो एफ की वैल्यू होती है I1I2 2πr, यहाँ पर डी दिया है तो डी हो गई। तो ये √2 इसने काट दिया है नीचे, तो इसलिए √2 का क्या हो जाएगा 2π√2πd। तो इसने बंदे ने काट दिया है, तो कैंसिल करने से फिर ये आई सेम है तो I स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका थर्ड सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है आपसे कि एक ट्यूब है, दोनों तरफ से खुली है, और इन इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। इस साइड ये वाटर भरी है, इस साइड आपका ऑयल भरा है, विच इज इमिसिबल विद वाटर, ठीक है। इज पोर्ड विद वन साइड, इधर से आपने तेल भरा, इधर से आपने पानी भरा, कह रहा है कि 10 mm एबव। तो जो पानी का लेवल था यहाँ पे इससे 10 एबव ऊपर था, तो कह रहा है कि एबव द वाटर लेवल ऑन द अदर साइड द मीन वाइल द वाटर राइज 65 mm फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल। आप देखो बच्चों यहाँ पर आपका कंसेप्ट ये है कि जो प्रेशर होगा किसी भी ट्यूब के अंदर वो दोनों तरफ सेम होगा, ठीक है। इसका जो कंसेप्ट है 44 का, प्रेशर इनसाइड ट्यूब, जो किसी भी ट्यूब के अंदर प्रेशर है
फ्रॉम बोथ साइड वो इक्वल होगा, बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड आर इक्वल। अब जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक तो एटमॉस्फेयर है, अगर आप एट ए बी वाले साइड देखते हैं और एट ई एफ वाले साइड देखते हो या एफ ई वाले साइड देखते हो, ये दो हैं, ठीक है। और प्रेशर कितना होगा, एक तो होगा हमारा गेज प्रेशर लेंगे एटमॉस्फेरिक प्लस रो है ऑयल का, जी तो हमारा जी है, एच हो जाएगा हमारी ऑयल वाली साइड की हाइट, और जो पी नॉट है वो ऐसी रहेगा, रो है हमारा वाटर का, जी तो जी रहेगा, एच जो हो जाएगा वो डब्ल्यू वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ए बी की हाइट कितनी है, 65 ये है, 65 ये है, 65 65 130 हो गया, 10 ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है 140। 140 इसका मतलब है एच जो है हमारा, एच ऑयल जो है हमारा वो है 140 mm, और mm को आप नॉर्मली बदलें अगर तो हो जाएगा 0.14 मीटर। और अगर इस साइड के देखें तो आप पानी की अगर हाइट देखें तो इस लेवल से, ठीक है, ये लेवल दिया है आपको, एक लेवल ये और ये लेवल, ठीक है। तो ये 65 है, ये 65 है, यहाँ पानी नहीं है, तो 65 65 130, तो एच वाटर की जो हाइट है बच्चों वो है 130 mm, और 130 mm समझ रहे होंगे आप 13 mm, 13 मीटर, ठीक है। अच्छा, और कुछ और कोई डेटा नहीं दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पानी की डेंसिटी है वो कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी वेल नोन, सबको पता होती है 10⁻3, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। तो पी नॉट से पी नॉट कट गया, तो बचा क्या, ऑयल जी एच ऑयल इक्वल टू रो वाटर जी एच वाटर, इस जी से ये जी भी गया, तो हमें ऑयल का निकालना है, तो ये हो जाएगा 10⁻3, एच वाटर है 0.13 ओवर, ये एच नीचे पहुंच जाएंगे तो 0.14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13/14 10⁻3, तो 10⁻3, तो इसको आप सॉल्व करिए तो आ जाएगा आपका 3 है 0.928, तो 928 kg मीटर क्यूब, ठीक है। जो हमारा ये आ जाएगा, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, दोनों डेटा था, दोनों डेटा में हमने ये वाला डेटा रखा, ये वाला रखा, ये तो कट जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक कितना होता है, कांस्टेंट होता है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जी से तो जी कट गया, एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑयल का था, ये दोनों लगाया, तो ये हमारा सॉल्व करके इतना आएगा। तो यार लास्ट क्वेश्चन था, एक और है, सॉरी, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है ये बताओ। देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास हमेशा कोइंसाइड नहीं होता किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। दूसरा है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन ए बॉडी इज जीरो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पर आपका ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो होगा, ये तो बात सही है, ठीक है। आगे कह रहा है कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, तो ये आपका ये भी गलत है, दोनों मोशन प्रोड्यूस नहीं करता है, रोटेशनल इफेक्ट आएगा। कह रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड, तो ये ज़्यादा ये सही है। कैसे, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है आपका, मैकेनिकल एडवांटेज उसका फॉर्मूला होता है लोड ओवर एफर्ट। वो कह रहा है अगर ये एक से बड़ा होगा तो लोड एक से बड़ा हो, एफर्ट लोड क्या हो जाएगा, एफर्ट से भी बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, सही तो कह रहा है, अगर ये एक से बड़ा होगा तो स्मॉल एफर्ट भी क्या कर सकता है, उसको लिफ्ट कर सकता है। तो इसका बी और डी सही है, ए भी गलत है, बी सी गलत, सी डी गलत, बी डी, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।